नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक, बेबाक बात करने वाले, तथ्यों के आधार पर बात करने वाले अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से 3 विधानसभाओं का वोटिंग हुआ, आसाम, केरलम और पुडुचेरी। अब वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई रहा, मगर बाकी इसके इर्द गिर्द जो नए समीकरण बने, भाजपा के बी टीम ने जो काम किया, आप वैसे केरला भी गए हुए हैं, अभी अभी जाके आए हैं, और आसाम का भी आपको बहुत स्टडी है। और पवन खेड़ा जी ने आजकल जो बम फोड़े हैं उसके बारे में, वैसे तो पुलिस उनके घर दिल्ली पहुंच गई, पुलिस फिर हैदराबाद पहुंच गई, हैदराबाद में उनकी पत्नी रहती है, उनका आवास हैदराबाद है। और तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, आज वो केस आया। हेमंता की पत्नी ने एफआईआर कराई है उनके खिलाफ, और उसके लिए उनकी ओर से एडवोकेट जनरल जो सैकिया है, वो किस हिसाब से वहां पहुंचे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये केस स्वयं हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी वो लड़ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि ये खेल क्या चल रहा है। अजय जी। नमस्कार हरि भाई। मैं इस पे सबसे पहले इसी पे आता हूं कि एक केस था राम निवास वर्सेस रवीन ठुकराल, अजय शुक्ला एंड अदर्स। ठीक है, तो उसमें जो ये था राम निवास, वो होम सेक्रेटरी होता था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होते हैं जी। तो वो हुआ करता था। उसने हमारे खिलाफ केस किया था, जैसे ये केस हुआ है मानहानि का। और उसने कहा था कि इन्होंने जो ये तमाम जो है खबरें छापी हैं और सब कुछ किया है, उसमें हमें इस तरह से उन्होंने पूरा डिफेम किया, ये किया है, वो किया है। हमने सारे सबूत लगाए थे और सब। बहरहाल ये केस चला, हाई कोर्ट भी गया और सारी चीजें नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक गया। हम अंततः जीते। लेकिन आपको उसमें एक चीज बताएं, उसमें इसने क्या किया था, जब सेशन कोर्ट में उसने मजिस्ट्रेट के यहाँ डाला था डिफेमेशन, तो उसने क्या किया था, इसमें जो वकील जिसने सारा पूरा केस वो किया था, शुरुआत में जिसने केस फाइल किया था, वो सरकारी एडवोकेट था। हमने यहीं पे उठा लिया। उस समय वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड जस्टिस दोनों था, तो लॉ डिपार्टमेंट भी उसी के अंडर आता था। तो उसने वकील जो है सरकारी अपीयर हुए उसके लिए। अब मैंने इसी को लेके आरटीआई डाल दी। नई नई आरटीआई आई थी और आरटीआई में इत्तेफाक से पूरा वो मिल गया। उस समय तक सीबीआई भी उसकी परिधि में आती थी, तो सीबीआई से लेके सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। जो हमने कहा था कि उसके खिलाफ जांच हो, जो भी चीजें हैं गई हैं और क्या है, वो सारी बातें प्रूव हो रही थी। मैं इसके खिलाफ कोर्ट गया, मैंने कहा ये दुरुपयोग है, और वो कोर्ट में माना गया कि ये उसने अनियमितता की थी। ठीक है, तो यह बात, और बाकी डिफेमेशन वाले में मेरी वो खारिज कर दी, जिसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया। अनियमितता वाली बात आ गई, तो मैं अनियमितता उसने बरती कि सरकारी, उसके बाद उसने वो वकील हटा दिया था, फिर प्राइवेट कर लिया। तो हमने इसी पे कि ये अनियमितता नहीं है,
ये पद का दुरुपयोग करके किस तरह से वो किया जा रहा है, सिर्फ अनियमितता की तरह से नहीं लेना चाहिए। तो उस पर मैंने प्रोसीडिंग की। बहरहाल अंत में उसने मुझसे कहा भैया मैं मुकदमा वापस ले रहा हूं, मुझे माफ कर दो और ये कर दो। और अंत में अब हमारे जो रवीन जी थे, वो सीनियर थे, उन्होंने कहा कि यार छोड़ो, खत्म ही करते हैं, कौन ये हो। तो हमने भी कहा चलिए जब आपको ये है। तो बहरहाल उसके बाद मेरी उससे अच्छी दोस्ती भी रही। वो इत्तेफाक से मर गया, उसका बेटा और बेटी दोनों आईएएस है। तो अब मैं ये इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि इसी तरीके से दुरुपयोग होता है और वही ये दुरुपयोग का है। अच्छा, वहां पे तो कोई आचार संहिता लागू नहीं थी, यहां पे तो आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग को वो एक्शन लेना चाहिए, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग इस समय किस भूमिका में है। जी, तो साहब इसका जवाब खुद चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन की भूमिका में है, क्योंकि दो घटनाएं आप देखिए। कल का एक ट्वीट देखिए, उस ट्वीट में जो पश्चिम बंगाल के सांसद मिलने गए थे उनके साथ जिस तरह से उसने एक तो व्यवहार किया, कोई चुनाव आयोग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह के सारे हालात हैं और सब कुछ है, ऐसे में चुनाव आयोग निश्चित रूप से पूरी तरह निष्पक्ष दिखना चाहिए। ना भी होता तो भी दिखने का तो एक पर्दा करना करता है, पर्दादारी तो होती है, सब कोई जानता है। बच्चों की शादी हुई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन क्या वो पर्दा हटा दिया जाता है? वो किसी तो मतलब वही स्थिति है कि कम से कम वो भी शर्म खो चुका। इसके पहले हमने देखा कि कैसे चुनाव आयोग की चिट्ठी में बीजेपी की स्टांप लगी थी और उसमें कहा क्लरिकल मिस्टेक। तो भाई क्लरिकल मिस्टेक तो तब होती है जब आप ही के ऑफिस का काम हो ना। बीजेपी की मोहर आपके ऑफिस में क्या कर रही थी, वो कैसे आई, कहां से आई, किसने, और आपकी मोहरों के साथ में वो कैसे हो सकती? यह अपने आप में बताता है कि वास्तव में भारत का चुनाव आयोग अब भारत का चुनाव आयोग नहीं है, वो भाजपा का चुनाव आयोग। तो इससे आप इस बात को समझ सकते हैं, और यही बात राहुल गांधी लंबे अरसे से बताते चले आ रहे हैं देश को। यानी राहुल गांधी ने जो कहा वो 100% सही है, यह बात प्रूव होती है। अब मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन सारे हालात में जो हालात पैदा हैं जिस भी तरह के, उन सब हालात में यदि हमारे देश का चुनाव आयोग इस तरह से करेगा तो चुनाव निष्पक्ष होंगे, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। अब जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो फिर ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा, उसके पास रास्ता क्या बचता है? तो यानी ये सरकार चाहती आप उस रास्ते पे जाओ जहां आप हिंसा करो, जहां आप इस तरह से करो और फिर हम कहें ये तो हिंसक लोग हैं, वो लोग हैं, हम तो उस पे कार्रवाई कर रहे हैं। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु को, वो कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके लिए उन्होंने जो घटना अंजाम दी थी सद उद्देश्य के लिए, लेकिन अंततः कानून के तहत वो अपराधी हैं, क्योंकि हत्या तो उन्होंने की है और ऐसी स्थिति में उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। ये सरकार यही चाहती। यदि नक्सली, मैं नक्सली मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं कह रहा हूं नक्सली बने क्यों, इस पर गौर करने की बात। इसलिए क्योंकि
उनके जल जमीन जंगल पे आकर के बाहर से आके बनियों ने कब्जा किया, बड़े सेठों ने कब्जा किया, आकर के जो तमाम कारपोरेट है उसने कब्जा किया और उनको बेदखल करने का काम किया। इसलिए वो मजबूरन हथियार उठाने, क्योंकि उनको इससे ज्यादा और कुछ आता नहीं था। हम बौद्धिक लोग हैं तो हमको लड़ाई उसी स्तर की लड़नी होगी। सही। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें यह संदेश देना है, क्योंकि गांधी इसीलिए कहते थे लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्य अहिंसा और प्रेम पर आधारित। हम अपने दुश्मन को भी मारने पर यकीन नहीं रखते हैं, ट्रू। हम दुश्मन को मित्र बनाने पर यकीन रखते हैं। हम गांधी कहते हैं यदि दो देशों में लड़ाई हो रही है तो अहिंसा को प्यार करने वालों को उसे खत्म कराने के लिए मध्यस्थता का काम करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। उससे आप दलाल नहीं बनते, लेकिन इनकी परिभाषा में दलाल बनते हैं, क्योंकि इनको कोई वो काम देगा नहीं, इनकी छवि उस स्तर की है नहीं। लेकिन सोचिए पाकिस्तान जैसा देश अपनी छवि ये बना लेता है कि वो शांति का मसीहा है। ये इनके लिए शर्मनाक। वो सफल हो ना हो, लेकिन इससे उसका कद इतना बढ़ गया कि अब वो छोटा नहीं होता है। आज उसके ट्विटर हैंडल पे देखिए, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है बड़ा जो उसको थैंक यू नहीं कर रहा है। ट्रू। तो ऐसी स्थिति में आज शहबाज शरीफ दुनिया का हीरो है, कुछ हो ना हो। यह भारत के लिए दुखद होना चाहिए कि वो हो गया और हम क्या कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि शांति लौटे, लेकिन शांति ऐसे आदमी के प्रयास से लौट रही है जो उस देश का प्रधानमंत्री है जो आतंक को पालता है। सही। और हम जो शांति के मसीहा, दुनिया में इसकी सबसे बड़ी मिसाल दिए जाने वाले गांधी के देश के हैं। तो यानी जिन्ना का देश तो शांति का मसीहा बन गया और गांधी का देश जो है जिन्ना की तरह से अशांति का वो बन गया, आतंकी बना दिया आपने, और उसे इतना झुका हुआ गुलाम बना दिया आपने कि आज आपको कोई पूछ नहीं रहा। यह दशा है। तो वही चीज है। तो ऐसे लोग चुनाव जीतने के लिए और क्या करेंगे? चुनाव चोरी करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। तो पवन खेड़ा के केस में क्या हुआ? सबसे अच्छा तरीका था, आप पे आरोप लगा था, उन्होंने दस्तावेज दिखाए थे, आप तत्काल कहते मैं पवन खेड़ा से आग्रह करता हूं वो यह लिख करके और सारे दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगा के हमारे राज्यपाल को वो दे दें कि इस पर निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए, या जिस भी एजेंसी से वो चाहते हो उसकी डिमांड करें। और हम यदि जांच ना कराएं तो समझ लेना हम दोषी हैं, और यदि हम जांच कराने को रिकमेंड करें एज ए कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो आप हमें वो करना। अब आप सोचिए, आरोप उन्हें पर्सनल लेवल के लगे जी, यूज सरकारी वकील कर रहे हैं, सरकारी संसाधन कर रहे हैं, सरकारी पुलिस कर रहे हैं, सरकारी वो कर रहे हैं, और वो इलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं आ रहा है, इलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं, ये अपने आप में दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं जो संविधान और सारी चीजों का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, तो यह जब हो गया हो तो हमें आपको चिंता करनी चाहिए कि अब आखिर देश कहां जा रहा है। जी, देश का चुनाव आयोग उनका है, सुप्रीम कोर्ट उनका है, अदालतें जिस तरह फैसला दे रही हैं उससे आपको साबित होता है। आप देखिए,
बिहार के एसआईआर के मामला अब तक डिसाइड नहीं हुआ। चुनाव हो गया, सरकार बन गई, दूसरा मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है, लेकिन साहब आज तक वो फाइनल नहीं हो सका कि उसमें क्या गड़बड़ थी, जिनके नाम कटे वो कैसे थे, क्या था क्या नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब ये हमारी वो होगी क्या कहते हैं न्यायपालिका, और इस तरह की हमारी सारी व्यवस्था होगी, तो हम किस न्याय की बात करेंगे और कैसे बात करेंगे कि कौन क्या होगा। यानी हमारे देश को एक ऐसी परिस्थिति में ढकेल दिया गया है जहां पर देश के नागरिकों के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जो है इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में गए। अब आप देखिए तेलंगाना हाई कोर्ट में हैदराबाद में पवन खेड़ा ने वो सारे सबूत दिए कि वहां पर जंगल राज है। अब जंगल राज के सबूत दिए, क्या ये एक बार भी ये कहने की हिम्मत रख सकते हैं कि जंगल राज नहीं है? क्या कह पाए? नहीं। उन्होंने बताया इसीलिए हम यहां पर मूव कर रहे हैं। तो यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार है, असम में भी है और जहां भी है। तो अब आप सोचिए, यानी भाजपा मतलब जंगल राज। यह बात इससे साबित होता है कि वहां कोई कानून का शासन नहीं चलता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कोई कानून नहीं मान रहा है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को तितांजलि दे करके वो ईरान पर हमला कर रहा है, मानवता की हत्या की जा रही है, लेबनान में निर्दोष नागरिकों बच्चों को मारा जा रहा है, फिलिस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कोई कानून का शासन नहीं। असल में जब यह स्थितियां होती हैं तो हम सब के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय होता है, और आज वही दुनिया में स्थितियां हैं, तो हमें सोचना होगा। जी जी अजय जी, ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव हुआ आज, वोटिंग हुआ, वोटिंग का परसेंटेज तो काफी यानी 90% के निकट पहुंच गया। शायद होगा कि कभी कभी ये लोग 100% भी दिखाएं, मालूम नहीं, क्योंकि 6 बजे तक का परसेंटेज आ रहा है और कहते हैं कि अभी भी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये ज्यादा वोटिंग होने की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं, मेरा जो अपना मानना है कि वोटिंग जैसे असम में है, असम में जिस तरह से हुआ है कि 85% से ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। पुडुचेरी में 90% से ऊपर पहुंच चुका है। केरल में जो है इसी तरीके से 49 में जो दूसरी जो है रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 49, है ना? तो वो सॉरी, नहीं तो नहीं, केरल में भी, हाँ 84 या उससे ज्यादा हाँ है। हाँ 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 वही। तो वो जो है हुई है, मतलब उनकी भी 85% के करीब पहुंच रही है। जी अब जब ये स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जितनी वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि जो कहीं ना कहीं जनता निकल रही है। इतनी जनता क्यों निकल रही है? देखिए, जब बहुत अच्छा चल रहा होता जनता सो रही होती, सामान्य तौर पे हमने देखा। या फिर इतनी ज्यादा पसंद है सरकार, इतना ज्यादा उसके लिए कीन है कि सारे निकल के कि कैसे भी ये सरकार हमें बचानी है। दो ही स्थितियों में वोटिंग होती है। हमने देखा है, राहुल गांधी ने एक बात कही थी वोटर से कि जो जिस तरह की स्थिति है, तो ऐसे में क्या जब तक जनता पूरी ताकत से वोट नहीं देगी, नागरिक पूरी ताकत से वोट नहीं देंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। आप इसका उदाहरण देखिए,
अभी जो SIR के जरिए वोट काटे गए उसका ट्रेंड देखिए, वो है कि 8.5% से लेकर के 24.5% तक वोट काटे गए हैं तमाम राज्यों में। जी। यानी 24.5 मतलब 1/4 वोट काट दिए गए। यानी असली अब जो वोट बचे आपके पास वो बचे 75%। यानी इन्हीं 75% को डिसाइड करना है। ऐसे में यदि बहुत मजबूती से लोग नहीं निकलेंगे, तेजी से वोट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खेल जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, उनके पति ने बताया, उन्होंने बताया कैसे रात को 8 बजे के बाद एकदम से वोटिंग बढ़ गई और उसके बाद में सारा खेला हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। हाँ, और सबसे ज्यादा खेला हुआ 11 बजे के बाद, 2.25 घंटे में, मतलब 11:15 बजे से लेके 2 बजे तक वो खेला हो गया। तो बिहार अब में आप तो ट्रक इससे, घुसे, बिहार हाँ, में ट्रक घुसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो अब यदि 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज है तो निश्चित रूप से सुखद ये है कि एक बड़ी तादाद का, यानी 60% वोट तो पड़ गया, वो वाला वोट जो इनको पसंद नहीं करता है या इनको पसंद करता है, दोनों चीजें हैं। जी। अब आइए कि इनको पसंद करता है या नहीं करता है, इसका उदाहरण देखिए। केरल में जिस तरह वोटिंग हुई है, केरल में तो इनको पसंद नहीं कर रहा है, और केरला में जो ये वोटिंग हुई है 80% के करीब, तो अब आप सोचिए, यानी जो वोटर हैं उनमें 80% के यदि पड़ गया तो यानी इनके लिए अब जगह नहीं है। ठीक है, आइए, हाँ जी, बोलिए बोलिए। और वैसे भी इनके जो चहेते लोगों ने, यानी सी वोटर जैसे ने या तो औरों ने जो सर्वे कराए हैं, उसमें जी कहीं भी वहां पर भाजपा को 0 से 5 से ज्यादा सीट नहीं दे रहे हैं। जी जी, केरल की बात करें तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप इससे इससे आप देख लीजिए ना। और इसके बाद में केरल में अभी जो चुनाव हुए थे, चाहे नगर निगम के हों, चाहे नगर पंचायतों के हों, चाहे नगर परिषदों के हों या ग्राम पंचायतों के हों, सबके हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा वोट और सीटें कहां गई थी? कांग्रेस की तरफ। यूडीएफ। हाँ, हाँ, वही कांग्रेस की तरफ, मतलब चूंकि बड़े दल का ही नाम लिया जाता है, जैसे हम बीजेपी कहते हैं, बीजेपी की तो सरकार नहीं है ना, एनडीए की है, उसी सही तरह। सही बात। तो वो गए थे, जो एक वो हारे, मतलब जो बीजेपी जीती, वो नगर निगम कौन है? तिरुवनंतपुरम का, जहां लेफ्ट के पर पास था, जो लेफ्ट के लेफ्ट पास। के पास था पिछले 34 35 36 सालों से। तो अब आप सोचिए, यानी लेफ्ट के गढ़ में इन्होंने सेंध लगाई, यानी लेफ्ट के साथ जो मिलके खेल रहे हैं, लेफ्ट का वो कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की आदत है जिसके साथ खेलते हैं उसी को खा जाते हैं, ये आपने सदैव देखा। तो वही चीज सामने दिखाई दे रही। अब जब ये स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि अब बीजेपी का तो वहां पर कोई वो नहीं है। जी। तो केरल में इसका फायदा निश्चित रूप से यूडीएफ यानी कांग्रेस को मिलेगा। एक चीज, अभी भी वहां जो एमपी है, आप देखिए, बीजेपी का एक पहली बार जीता है, एक एमपी है और एक ही उनका है, सुरेश एलडीएफ। गोपी, सुरेश हाँ गोपी, जी, सुरेश गोपी के खिलाफ उसका इलेक्शन वैध नहीं है, वो हाई कोर्ट में उसकी दायर चैलेंज की किया, गई है याचिका,
जी और जी हाई कोर्ट ने वो चलाने, उसके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। जी जी जी। तो अब आप सोचिए कि यह स्थिति हो। अब इसके बाद आप आ जाइए असम में। असम में यदि हिमंता बिस्वा शर्मा से इतना खुश है जनता, इतनी खुश है, तब तो बात अलग है। और नहीं तो याद करिए, जो पिछले चुनाव में अंतर था कांग्रेस और इनमें 0.6% का अंतर था। यस, वोट परसेंटेज में, यस जी। और जो लगातार उनके ऊपर गुस्सा लोगों का तमाम जगह दिखाई दिया है, असम में आदिवासी और दूसरे, अब इन्होंने 9,000 रुपया देने का जरूर किया है महिलाओं को, लेकिन वो कितनी बड़ी तादाद में चेंज होगा, क्योंकि बिहार में, मध्य प्रदेश में और क्या कहते हैं महाराष्ट्र में और हरियाणा में, इस जगह इनका प्रयोग सफल रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि असम में इतना सफल होगा। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो दुरुपयोग किया है बस वही है। और वो देखने को मिला कि कई जगह वोटर जो हैं यूपी के, बिहार के ला ला के उनसे डलवाए जा रहे थे वोट। एक ने पकड़ लिया कि अरे ये तो मेरी बीवी बन के वोट डाल रही, मेरी बीवी तो ये है नहीं। इसी तरीके से दूसरे पकड़े गए, तो जनता अब पकड़ रही है। तो ये एक अच्छी चीज है और इससे जा रहा है कि जनता में अवेयरनेस है। तो मुझे लगता है कि नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। और पौंचेरी में भी इसी तरीके से वहां का सब कुछ तो अडानी को वहां का भी दे दिया है। और उस बात का राहुल गांधी ने जिक्र किया। राहुल गांधी एक दिन गए, छोटा सा वो है, राज्य है। जी। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि जो हालात हैं वो कहीं बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसके ऐसे में बावजूद जी अजय जी, इसके बावजूद ये जो ईवीएम्स हैं वो 1 महीने तक पड़े रहेंगे, उसमें क्या घालमेल होगा? देखिए, अब हमने ये हरियाणा में देखा था कि पूरे दिन चुनाव कराया जिस ईवीएम ने चुनाव कराने के बाद में सारे के बाद पैक करके रख दी गई, 3 दिन रखी रही। उसके बाद में जब खुली तब भी वो 99% चार्ज थी। और जो जो मशीनें 99% चार्ज मिली उनमें बीजेपी बहुत मार्जिन से जीत रही थी। और जिनमें वो 60%, 50%, 70% चार्ज मिली उनमें वो हार रही थी। तो साहब ये भी हो सकता है, इसके लिए तो अब कुछ नहीं कर सकते ये तो, क्योंकि जब हमारा अंपायर ही चोर है तो फिर क्या करेंगे। लेकिन जनता को यह सोचना होगा, चोर का जवाब एक ही होता है। यदि आप डट के खड़े हो जाएं और अपने वोट की पहरेदारी कर लें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन आप मेहनत तो ये कर लीजिए, एक दिन आप मेहनत कर लीजिए, तब आप मजा लीजिए अपनी सरकार का। और जी, तब आप सवाल पूछने के हकदार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जी सही बात। जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने जिस प्रकार से ये सब अंदरूनी तथ्यों को उजागर किया, और आपने कहा कि ये तीनों विधानसभाओं के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। भाजपा की मिलीभगत चुनाव आयोग है और भाजपा अदानी के साथ मिलकर और कुछ दलों के साथ मिलकर जो खेल खेल रहा है डेस्परेटली वो जीतने के लिए, तो मेरे ख्याल से अब जनता कौन उसका निर्णय देगी ये तो 4 मई को ही मालूम पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।